ऐसा साधु जिसने वैसे तो कभी किसी से कोई जंग नहीं करी, लेकिन फिर भी उसके भारत में आते ही ये मानो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक ऐसा साधु जिसका हथियार वैसे तो सिर्फ शांति और ध्यान था, लेकिन फिर भी उसके भारत में आते ही ये मानो कि भारत का जो नक्शा है वो बदल कर रह गया। अब देखिए, उस साधु का स्वागत वैसे तो भारत ने खुले दिल से किया, लेकिन उस साधु को शरण देना भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक जुआ बन गया था। अब देखिए, उसका भुगतान हम लोगों को ये करना पड़ा कि भारत का वो वाला हिस्सा हम लोगों को परमानेंटली खोना पड़ा, जिसको आज तक भी हम वापस नहीं ले पाए हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ दलाई लामा की। कैसे दलाई लामा को बचाना भारत के लिए सबसे बड़े टेरिटोरियल लॉसेस में से एक बन गया। देखिए, भारत का जो अक्साई चीन वाला एरिया आता है वो अब से कुछ समय पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ड्यू टू दलाई लामा प्रॉब्लम भारत को ये हिस्सा परमानेंटली गंवाना पड़ा, जिसको आज तक भी हम दोबारा कभी वापस ले नहीं पाए हैं। अब देखिए, भारत में जो कश्मीर है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव जोन है, जिसमें कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम लोग बार बार डिस्कस करते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस मुद्दे को हम लोगों को कभी भूलने देता ही नहीं है, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतने के लिए इस मुद्दे पर बात करना काफी ज्यादा जरूरी रहता है। लेकिन कश्मीर के अंदर एक और एरिया है जिसके बारे में हम कुछ खास ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं, और वो है अक्साई चीन वाला एरिया। अब देखिए, जो ये अक्साई चीन वाला एरिया है ये अब से कुछ समय पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसको हम लोगों को खोना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक तो नेहरू जी इसके अंदर कुछ खास ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं थे, और दूसरा सबसे बड़ा इसका जो रीज़न था वो था दलाई लामा। किस तरीके से दलाई लामा का जो एस्केप है वो हम लोगों को इस एरिया को खोकर चुकाना पड़ा। तो देखिए, आज इस वीडियो के अगले 3 मिनट में हम ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से नेहरू जी ने दलाई लामा को बचाने के चक्कर में भारत का जो ये अक्साई चीन वाला एरिया है ये खो दिया था, और दूसरा अमेरिका, किस तरीके से अमेरिका ने साइलेंटली इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। और तीसरी, नेहरू जी की उन गलतियों के बारे में जो कि उन्होंने अपने टाइम पर कर तो दी थी, लेकिन उन गलतियों की आज के टाइम पर भी कोई रिकवरी की ही नहीं जा सकती। देखिए, ये स्टोरी समझने के लिए सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और चाइना के बीच में एक न्यूट्रल बफर था, तिब्बत। अब देखिए, जो ये तिब्बत है ये ना तो भारत का हिस्सा था और ना ही ये चाइना का हिस्सा था, लेकिन फिर बाद में 1950s के अंदर माओ जेडोंग की पीपल लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, और यही थी गलती नंबर 1। नेहरू जी इस बात पर बिल्कुल चुप रहे, यहाँ पर वो बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं किया। और उस वक्त नेहरू जी ने ऑफिशियली तिब्बत को चाइना का हिस्सा मानने का डिसीजन लिया, बिना किसी बॉर्डर एग्रीमेंट के और बिना किसी रेजिस्टेंस के। अब देखिए, ये थी गलती नंबर 2, जिसकी वजह से हुआ ये कि उस वक्त अक्साई चीन जो कि इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था, अब ये डायरेक्टली एक्सेसिबल हो गया था चाइना के लिए। और फिर इसके बाद 1950 में चाइना ने चुपके से अक्साई चीन के अंदर एक हाईवे बनाया, G219 हाईवे। और ये जो हाईवे है ये तिब्बत को जिनजियांग के साथ कनेक्ट करता था। और यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि नेहरू गवर्नमेंट को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी कि जो चाइना है वो इंडियन टेरिटरी में अपना कोई हाईवे बना भी रहा है, जब तक चाइना ने खुद एक ऑफिशियल मैप डिक्लेयर कर इंडियन गवर्नमेंट को अलर्ट नहीं किया। और इस अलर्ट के बाद भी नेहरू जी की यहाँ पर कोई खास ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई, बल्कि उन्होंने ये तक बोल दिया कि उस ज़मीन के अंदर तो हम एक घास तक भी नहीं उगा सकते हैं। अब देखिए, आप लोग ज़रा सोच कर देखिए कि उस वक्त नेहरू जी ने जिस ज़मीन को बंजर ज़मीन समझकर छोड़ दिया था, आज वही ज़मीन पूरे भारत को बंजर बनाने की क्षमता रखती है। और इसी ड्रामे के बीच में 1959 में तिब्बत के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत शुरू हो जाती है चाइनीज ऑक्यूपेशन के खिलाफ। और इसी बगावत की वजह से एक 23 साल का साधु, जिसे आज हम दलाई लामा के नाम से जानते हैं, वो चुपचाप भागकर इंडिया आ जाता है। और उस वक्त इंडिया ने उस साधु को खुले दिल से स्वागत किया भी था, लेकिन इसकी वजह से ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। और वो प्रॉब्लम ये थी कि जिस साधु का भारत ने खुले दिल से स्वागत किया था इंसानियत के नाते, वो तिब्बत का सिर्फ एक साधु नहीं था, बल्कि वहाँ का एक राजनीतिक नेता, एक राजा भी हुआ करता था, जिसको अब भारत ने शरण दी थी। तो यहीं से ही चाइना ने इस बात को ठान लिया था कि इस बात का बदला वो भारत से लेकर ही रहेगा।
और इसी बीच में अमेरिका ने इंडिया और चाइना के बीच में एक विलन का रोल प्ले किया। अब देखिए यहाँ पर जो अमेरिका है ये कभी नहीं चाहता था कि एशिया के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में जो बैलेंस है वो बना ही रहे, और इसीलिए अमेरिका CIA के थ्रू तिब्बत के अंदर जो रेबेलियंस थे उनको फंडिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता ही रहता था, जिसकी वजह से तिब्बत के अंदर एंटी चाइना प्रोपेगेंडा हमेशा फैला ही रहे। और दूसरी तरफ इंडिया ने जो दलाई लामा को असाइलम दिया था उसको एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की तरह पेश किया गया ताकि इंडिया के खिलाफ बार बार चाइना को प्रोवोक किया जा सके। और ठीक इसी तरह अमेरिका ने 1962 के इंडो चाइना वॉर में भी किया था। देखिए यहाँ पर अमेरिका ने इंडिया को सपोर्ट तो किया लेकिन कभी भी चाइना के खिलाफ कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। और यहाँ पर अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी थी ये काफी ज्यादा सिंपल थी। अमेरिका का जो मेन एम था वो इंडिया को सोवियत यूनियन से दूर कर अपने इन्फ्लुएंस में लेना था। और 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर हुई थी इसमें चाइना ने इंडिया के 2 फ्रंट पर अटैक किया था, अरुणाचल और लद्दाख। अब देखिए उस वक्त एक तो हम नए आज़ाद हुए थे, दूसरा हमारे पास ना तो कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही इंटेलिजेंस थी और ना ही हमारे पास प्रॉपर मिलिट्री पावर थी, जिसकी वजह से इंडिया इस वॉर को बहुत बुरी तरीके से हार गया था। और इस तरह हमने उस वक्त कश्मीर की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन को खो दिया था, जिसे आज हम अक्साई चीन यानी कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं और जिसे आज तक भी हम वापस नहीं ले पाए हैं। देखिए यूजुअली आपने इंडिया का मैप कुछ ऐसा देखा होगा, लेकिन अगर एक्चुअल रियलिटी पर फोकस किया जाए तो एक तरफ चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के बहाने चाइना कुछ हिस्सा लेकर बैठा है, वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की तरफ नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान भी इंडिया का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बहाने लेकर बैठा है। तो देखिए इस तरह नेहरू जी की कुछ ब्लेंडर मिस्टेक्स की वजह से अक्साई चीन हमारे हाथों से चला गया, जो कि आज के समय में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। और अगर आप लोगों को इस तरह की जानकारी कभी भी स्कूल, कॉलेज या फिर न्यूज़ पर दिखाई ही नहीं जाती है तो आप लोग इस बात को समझ जाइए कि ये एक तरह की साइलेंट स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप लोगों से छुपाया जा सके और आप लोगों को ये बात पता ही ना चले कि आप लोगों से क्या चीज़ छीन ली गई है।